मैम लिव इन रिलेशनशिप की बात अगर आई गई है तो आपका क्या इसके बारे में विचार है, कितना सही है? क्या कपल्स को एक मतलब शादी के अटूट बंधन में बंधने से पहले एक लंबे समय तक एक दूसरे को समझने के लिए रहना चाहिए? आप क्या समझती हैं इस बारे में? एक्चुअली अगर मैं ये कहूँ वैसे तो हमारी जनरेशन को पूछो तो हम नहीं चाहेंगे लिव इन। कोई भी दूसरे के लिए अच्छे विचार रखेगा, लेकिन अगर अपना घर का बेटा बेटी लिव इन में रहना चाहेंगे तो हम शायद स्वीकार नहीं कर पाएंगे। मैम आजकल की जो यंग बॉयज़ मेन हैं शादी करने से बहुत डर रहे हैं। और हमारे जो सोनम राजा रघुवंशी केस हुआ था, नीरा ड्रम का जो केस हुआ था, इनफैक्ट एक लड़की ने तो स्नेक बाइट से अपने हस्बैंड को मरवाया। तो ऐसे ही चाहे हस्बैंड की बात करें, तंदूर में जला दिया गया, तो दोनों ही हमें केसेस देखने को मिलते हैं। तो ये डर कैसे निकाला जाए? और ये जो डर की जो भावना बैठ गई है, स्पेशली जो मेन के अंदर बैठ गई है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो सोनम और राजा सेम फैमिली बैकग्राउंड के थे, हनीमून में गए, ठीक है, और उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके उसकी मार दिया अपने हस्बैंड को। तो वो डर जो बैठ गया है, नहीं करना चाह रहे हैं, उनको ट्रस्ट ही नहीं है लड़कियों पे। तो ये रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं ये चीज़ें घटनाएं तो अफेक्ट कर ट्रस्ट रही का हैं। जहाँ तक सवाल है वो तो लड़कियों को भी नहीं है हाँ, और सही बात है। लड़कों को भी नहीं है। वो केसेस लड़कियों वाले इसलिए उभर के आ रहे हैं क्योंकि वो अब हो रहे हैं। हम्म पहले क्या होता था, लड़के दूसरी तीसरी शादी, पहले के ज़माने में अगर देखो हम एक दो जनरेशन पीछे जाएं तो शादियां दो तीन हो जाती थी, या रखैल भी होती थी, या गांव भर में एक चर्चा होती थी, भाई उसका उसके साथ भी है, अपनी भाभी के साथ है, अपने किसी फलाने के साथ है। तो ये चीज़ें तब भी होती थी। लेकिन वो जो शादी चलती रहती थी वो अपनी जगह पे एक बेज फ्लैग को लेकर के कि भाई एक तटस्थता है, और दूसरा स्त्री बहुत ज़्यादा निभाती थी। मैं लेखिका हूँ और मैंने 13 साल की उम्र में अपना लेखन शुरू किया था। जो पहली नेशनल लेवल पे जो स्टोरी आई थी वो सरिता में छपी थी। सरिता उन दिनों बहुत ही पॉपुलर मैगज़ीन थी। मेरे 8 कहानी संग्रह हैं, 2 उपन्यास हैं, एक समीक्षा की पुस्तक भी है जो मैंने बहुत नामी लेखकों की पुस्तकों पर लिखी हुई हैं। बहुत अच्छी अच्छी पत्रिकाओं में वो छपी हैं मेरी समीक्षाएं। प्यार, रिश्ते, दोस्त, प्रेम, दोस्ती जो भी हैं, ये तो भाव हमारे प्राकृतिक हैं, प्रकृति प्रदत्त भाव हैं, हर एक के अंदर हैं। ऐसा नहीं है कि वो आज के बच्चों में कम हो गया और पहले ज़्यादा था। सिर्फ हमारे जो एक्सप्रेशंस के जो तरीके थे ना वो बदल गए। एक दूसरे की से उम्मीद करने के स्थान पे अगर तुम एक दूसरे की उम्मीद पे खरा उतरने की कोशिश करोगे तो वो चाहे लिव इन है, चाहे शादी है, चाहे दोस्ती है, चाहे प्रेम है, रिश्ता तभी बनेगा। जो प्रकृति का आगाज़ है उसे भी जब ठुकरा देते हैं तो एक साझा जो दोनों का होता है, चाहे वो पति पत्नी है, चाहे अगर वो पहले तो ये है कि लिव इन तभी तो है कि तुम सोचते हो कि इस पार्टनर के साथ हम बाद में शादी का सोचेंगे। मतलब पर्सनालिटी संपूर्ण से, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी मतलब उनका जो जो अपीयरेंस होता है। पर्सनालिटी जो अपेरेंस है वो हमने देख लिया। लेकिन हमें अगर लंबा रिलेशनशिप मेंटेन करना है या शादी करनी है तो इतने से तो काम नहीं चलेगा ना। फिर हम जानेंगे उसको अंदर से कैसा है, वैचारिक धरातल उसका कितना सशक्त है, कितना मजबूती है। और दूसरा, लड़की के महत्वाकांक्षाओं के आकाश के साथ लड़के उसको समेट सके, बातचीत करे तो उसको वो लड़की में वो चीज़, उसका अंदरूनी जो सौंदर्य है वो भी देखता ये है आपने लड़का, बहुत अच्छी है बात ना। बोली ना कि उसकी जो इंटरनल ब्यूटी है ना, वो इंटरनल ब्यूटी चीज़ें। एक्चुअली मेरी नज़र में तो संपूर्ण बिल्कुल। सौंदर्य, संपूर्ण व्यक्तित्व ही मायने रखता है। बिल्कुल, हर स्त्री सुंदर है। हर स्त्री सुंदर है, बिल्कुल। हर पुरुष हैंडसम अच्छा है, बिल्कुल। है ना। लेकिन उसमें जो वो अंदरूनी, जब उसके वैचारिक धरातल, भावनात्मक स्तर, हर चीज़ जब सामने आती है तब वो संपूर्ण सौंदर्य बहुत किसी का सामने आता जी, है। जी। रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता है, चाहे वो प्रेमी है, चाहे दोस्त हैं। एक आदर नहीं होगा एक दूसरे के विचारों के लिए, एक दूसरे की महत्वाकांक्षाओं के लिए। पर कई बार क्या होता है, एक बहुत एडजस्टिंग नेचर का है, कोशिश कर रहा है, लेकिन दूसरे की तरफ से जब ये रेड फ्लैग्स के सिम्टम्स आते रहते हैं तो रिश्ता सोचने की ज़रूरत है कि ये रिश्ता आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए।
ग्रीन फ्लैग्स में क्या है, पॉजिटिविटी है। तुम तुम एक दूसरे को स्पेस दोगे, एक दूसरे पे विश्वास करोगे, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दोगे, एक दूसरे से भावनात्मक रूप से एक दूसरे को समझोगे। तो ये ग्रीन फ्लैग्स हैं। शादी दो परिवारों का मिलन है, दो एक संस्कृतियों का भी मिलन है, वे दो खानदान मिलते हैं, बच्चे होते हैं, एक प्रकृति प्रदत्त ये संस्था है, सामाजिक संस्था है। तो ये जो एक सम्मान की जो भावना है वो किसी के प्रति भी और एक दूसरे के प्रति भी सम्मान जो है ना, ये सबसे पहला एक क्या कहना चाहिए, एक जैसे हम किसी चीज़ को टेस्टी बनाते हैं ना, तो ये सबसे पहला एक मसाला है जो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर वहाँ फादर लड़की की मदर के साथ अच्छा नहीं होगा तो वो बेटी को उसी तरह की चीज़ें दबना नहीं है, ये नहीं, तो वो शिक्षा गलत जाती है। रिलेशनशिप के लिए सिर्फ बॉडी काउंट्स मायने नहीं रखते हैं। एक कंपैटिबिलिटी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है, लेकिन वो भी इतना मायने कम मायने, वो भी चल जाएगा अगर तुम्हारी बाकी बुनियाद बहुत अच्छी है। रिलेशनशिप तो जैसे पैसा कमाने में मुश्किल होती है ना, पैसा और प्यार सरलता से नहीं मिलता, दोनों के लिए मेहनत करनी पड़ती है। प्यार किसी भी रिश्ते में और पैसा, ये तो इन्वेस्टमेंट है। आज तुम लगाओगे, कल तुम्हें मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, पॉडकास्ट विद दीप्ति के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आपको वो मूवी तो याद ही होगी शाहरुख खान की, जिसमें मिस ब्रिगेंजा क्लासरूम में एंटर करती है और उनका सवाल होता है शेक्सपियर के कोई नॉवल को पढ़ाने से पहले कि प्यार क्या है। बच्चे एक दूसरे की तरफ मुंह देखते हैं और कहते हैं कि प्यार दोस्ती है। प्यार को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है, दोस्ती को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया जाता है। ऐसे ही टॉपिक्स को एक फेमस लेखिका ने अपने उपन्यास में कवर किया है, जिनका नाम है सुधा जुगरान मैम। आज हम प्यार, दोस्ती, रिलेशनशिप या इनके बीच में होने वाले जो भी हमारे इश्यूज होते हैं, आज हम उनको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगी सुधा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद दीप्ति जी। मैम, सबसे पहले आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों को दीजिए। ज़रूर। मैंने MSc केमिस्ट्री से किया है और मैं उत्तराखंड की रहने वाली हूँ, देहरादून में रहती हूँ। मैं लेखिका हूँ और मैंने 13 साल की उम्र में अपना लेखन शुरू किया था। मुझे मालूम नहीं था कि ये मेरी लेखन यात्रा कहाँ तक पहुँचेगी। तो मैं स्कूल कॉलेज के टाइम पे भी लिखती रही और मेरी MSc करते हुए मेरी जो पहली नेशनल लेवल पे जो स्टोरी आई थी वो सरिता में छपी थी। सरिता उन दिनों बहुत ही पॉपुलर मैगज़ीन थी। उसके बाद मेरी शादी हो गई 22 की एज में, MSc करते ही, और फिर 12-13 साल के लिए थोड़ा विराम लग गया, क्योंकि हमारे टाइम की लड़कियों के लिए थोड़ा घर परिवार रिश्ते प्राथमिकता में रहते थे। बच्चे की भी जिम्मेदारी थी, उनको उसको पढ़ाना, ये सब। और 12-13 साल बाद मैंने फिर से अपना लेखन की शुरुआत की और बस फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर मैं लगातार व्यावसायिक पत्रिकाओं और साहित्यिक पत्रिकाओं में लिखती रही। मेरे 8 कहानी संग्रह हैं, 2 उपन्यास हैं, एक समीक्षा की पुस्तक भी है जो मैंने बहुत नामी लेखकों की पुस्तकों पर लिखी हुई हैं। बहुत अच्छी अच्छी पत्रिकाओं में वो छपी हैं मेरी समीक्षाएं। और इसके अलावा मेरे लगभग 6 या उससे ज़्यादा साझा संकलन भी हैं जो कई प्रवासी साहित्यकारों के साथ हैं, कुछ प्रोफेसर्स के साथ हैं। तो और आज 24 में भी और 25 में भी मेरा नाम देश के 100 कहानीकारों की लिस्ट में शामिल है। राही रैंकिंग की जो लिस्ट निकली है, इस साल भी मेरा उसमें स्थान है और मुझे बड़ी खुशी होती है उन अग्रजों के साथ, उन साहित्यकारों को जिनको देखकर हमने लिखना पढ़ना सीखा, जिनसे हमें प्रेरणा मिली। आज उनके समकक्ष तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन साथ में अपना नाम देखकर कहीं ना कहीं अपने
काम के प्रति थोड़ी सी संतुष्टि होती है कि शायद हम सही लाइन में काम कर रहे हैं। बहुत सुंदर मैम। घर के साथ साथ आपने अपने करियर को भी अ, रखा और बच्चों को भी बहुत अच्छे से आपने परवरिश भी, घर को भी संभाला, तो वाकई में आप एक आइडियल हैं सभी महिलाओं के लिए। बहुत कुछ धन्यवाद सीखने को मिलेगा धन्यवाद। आपसे, बल्कि सभी को ना। तो मैम आपने प्यार, दोस्ती, रिश्तों, इन टॉपिक्स पर बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं मैम, तो आपको अच्छी खासी मतलब गहरी समझ होगी। तो मैम आपको क्या लगता है कि आजकल के समय में क्या जो हमारी युवा पीढ़ी है प्यार, दोस्ती, रिश्तों की समझ रखती है? बिल्कुल दीप्ति जी, क्योंकि प्यार, रिश्ते, दोस्त, प्रेम, दोस्ती जो भी हैं, ये तो भाव हमारे प्राकृतिक हैं, प्रकृति प्रदत्त भाव हैं, हर एक के अंदर हैं। ऐसा नहीं है कि वो आज के बच्चों में कम हो गया और पहले ज़्यादा था। सिर्फ हमारे जो एक्सप्रेशंस के जो तरीके थे ना, वो बदल गए और उनको एक जो महत्व देना चाहिए, उनका तरीका बदल गया आज के टाइम में। तो बस इतना ही फ़र्क है। बाकी तो सब प्राकृतिक भावनाएं हैं जो मिली हुई हैं। वो अलग बात है कि वो बोनसाई बन गए, फलीभूत नहीं हो पा रही हैं कई भावनाएं। मेरा नया उपन्यास मन के चौहट्टे पर बोनसाई इसी विषय पे है। तो वो मूर्त रूप नहीं ले पा रहे हैं, बोनसाई बनकर रह जाते हैं करियर के दबाव में। बोनसाई एक छोटा सा वो होता है ना, जिसको हाँ, एक बड़े मिनिएचर ऑफ बड़े प्लांट पौधे को को छोटे छोटा। रूप में अच्छा, इसलिए आपने इसका नाम दिखाया जाता। तो मैंने उसका शीर्षक ऐसे ही रखा, जो कि 4 कपल्स की कहानी है और वो अलग अलग सिचुएशंस हैं। एक कपल लिव इन में रह रहा है, एक लव मैरिज करता है, एक अरेंज्ड मैरिज करता है, एक 2 पार्ट ऐसे हैं जो एक दूसरे को चाहते हैं, लेकिन उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि इतनी फ़र्क है कि वो शादी, क्योंकि बिल्कुल ज़मीन आसमान का अंतर है, तो वो शादी नहीं कर पाते हैं और एक लिव इन में रह रहे हैं। प्यार उन सब के बीच में है, लेकिन उनके रास्ते किस तरह से उबड़ खाबड़ होते हैं, क्योंकि पारिवारिक दबाव पड़ता है, कहीं सामाजिक दबाव पड़ता है, कहीं उनके करियर का दबाव रहता है, कहीं उनकी खुद की महत्वाकांक्षाओं का दबाव रहता है। तो ये सब चीज़ें उनके रिश्तों को अप डाउन्स आते हैं। मैंने उसे किसी मंजिल तक नहीं पहुंचाया, सिर्फ रास्ते दिखाए हैं कि भाई किस रास्ते पे चल के क्या चीज़ें आती हैं और उसके लिए हमें तैयार भी रहना चाहिए। जी मैम। मैम, लिव इन रिलेशनशिप की बात अगर आई गई है, तो आपका क्या इसके बारे में विचार है? कितना सही है? क्या कपल्स को एक मतलब शादी के अटूट बंधन में बंधने से पहले एक लंबे समय तक एक दूसरे को समझने के लिए रहना चाहिए? आप क्या समझती हैं इस बारे में? एक्चुअली अगर मैं ये कहूँ वैसे, तो हमारी जनरेशन को पूछो तो हम नहीं चाहेंगे लिव इन। कोई भी दूसरे के लिए अच्छे विचार रखेगा, लेकिन अगर अपना घर का बेटा बेटी लिव इन में रहना चाहेंगे तो हम शायद स्वीकार नहीं कर पाएंगे। ये एक कड़वा सच है और सत्य, बिल्कुल अटूट सत्य है कि हर पेरेंट्स चाहेगा कि भाई अगर तुम आपस में पसंद करते हो एक दूसरे को, तुम्हारे थिंकिंग मैच करती है, तुम इमोशनली अपने को एक स्तर पे पाते हो, तो शादी करो। तो ये तो पेरेंट्स का है। लेकिन अगर हम यंगस्टर्स की बात करें, तो जो एक विश्वास, ईमानदारी, स्पेस देना, कंट्रोलिंग नेचर ना होना, और एक होता ना एक दूसरे के महत्वाकांक्षाओं के आकाश के साथ एक दूसरे को समेटना, ये बातें दोनों जगह होती हैं। अगर ये नहीं फलीभूत होती है, और है ना कि एक दूसरे की से उम्मीद करने के स्थान पे अगर तुम एक दूसरे की उम्मीद पे खरा उतरने की कोशिश करोगे, तो वो चाहे लिव इन है, चाहे शादी है, चाहे दोस्ती है, चाहे प्रेम है, रिश्ता तभी बनेगा। पर मैम, जैसे शादी के बाद अगर सपोज आपको पार्टनर के साथ नहीं आपकी कंपैटिबिलिटी हो रही है, तो वो तोड़ना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, बिकॉज इतने सारे आपके लॉज हैं। अगर लिव इन में है तो वो बहुत इजी भी युवाओं के लिए हो जाता है कि भाई अगर नहीं हुआ है आपस में तो वो अलग हो सकते हैं। तो क्या आपको लगता नहीं है कि उस हिसाब से अगर देखा जाए अगर तो इस तरह से देखें तो ये ठीक है, लेकिन होता क्या है कि लिव इन में है ना, कोई चीज़ अगर बहुत डिफ़िकल्ट है तो भी मुश्किल है उसमें, कोई चीज़ अगर बहुत इजी है तो उसमें वो भी टूटेगी। क्योंकि अगर तुम्हारे लिए तोड़ना आसान है तो तुम
झट से तोड़ दोगे छोटी छोटी बातों में। शादी में निभाने की कोशिश करोगे, क्योंकि वहाँ पर तुम्हारा परिवार साथ है। और जो आजकल ये बच्चे डिसीजन ले रहे हैं ना, कि बच्चे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक टाइम निकल जाता है 35 36 के बाद, उसके बाद लड़की के लिए भी एक डर है। और जो एक प्रकृति ने दिया है स्त्री को माँ बनने का, वो चाहे तुम खुद बनो, चाहे तुम सरोगेसी से करो, चाहे किसी तरह से भी करो। अभी लैब मतलब साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की है कि पूरे 9 मंथ का बच्चा लैब में तैयार हो जाए, तो वो तो करना तो स्त्री को ही है। तो उस जो प्रकृति का आगाज है उसे भी जब ठुकरा देते हैं, तो एक साझा जो दोनों का होता है, चाहे वो पति पत्नी है, चाहे अगर वो पहले तो ये है कि लिव इन तभी तो है कि तुम सोचते हो कि इस पार्टनर के साथ हम बाद में शादी का सोचेंगे। बच्चा तुम दोनों की साझा समस्या है, साझा सपना है, साझा भावनात्मक लगाव है। तो उस बच्चे को बजाय परेशानी के रूप में देखने के एक मजबूती के रूप में देखोगे, तो वो भी एक कारण बन रहा है जहाँ पति पत्नी में आज कम निभ रही है, क्योंकि वो उनके एक साझा आकर्षण का जो एक कारण है ना, जिसे कहते हैं गृहस्थी, घर, वो घर रह जाता है, गृहस्थी नहीं बन पाती। तो वो भी बहुत आवश्यक है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। पति पत्नी नहीं निभा रहे हैं, जबकि लड़के आजकल काफ़ी, मैं देख रही हूँ लड़के कोशिश करते हैं शादी बचाने की, लड़कियां कम कर रही हैं हमारे जैसे स्तर पे। हालांकि हमारा ऐसा नहीं है कि वो जो पंक्ति में आखिरी लड़की है उसको भी सारे अधिकार मिले हुए, नहीं। अभी हमारे यहाँ ये सब अनइवन है ये चीज़ें हमारे समाज में, जो इंडियन सोसाइटी में, कि कहीं तो सारे अधिकार हैं, उन्हें बिल्कुल चांदी के वर्क में और सोने की थाली में परसे हुए मिल रहे हैं, पेरेंट्स से भी बाद में भी मिलते हैं। और कहीं ये है कि आज भी वो कहीं 100 साल पहले की लाइफ देख रही है, पति मार भी रहा है, पैसे भी छीन रहा है, पी के लटका है, जिम्मेदारी नहीं उठाता है, बच्चे भी माँ के कारण थोड़ा पढ़ लिख जाते हैं। तो ये जो अनइवन हमारी जो सोसाइटी है, इसमें हम एक जैसा नहीं तोड़ सकते हैं सबको। तो जो रूल्स बने हुए हैं जो हमारे मैरिड लाइफ, मैरिड रिलेशनशिप के लिए, वो उन लोगों के लिए है, ये नहीं सोच पाती हैं आजकल की लड़कियां जो हमारे वाले उसमें रह अच्छे अपर मिडिल क्लास इनमें रह रही हैं। वो सोचती है सारे रूल्स जो है ना ये हमारे लिए हैं, और अगर हमारा संबंध टूटता है तो हमें ये सब अधिकार लेने हैं। वहाँ तक समझ नहीं जाती, क्योंकि उनकी तो सोचते हैं उनकी तो लाइफ ही ऐसी है, वो तो उनको वो सब आदी हैं इस चीज़ के। तो बहुत सारी बातें हैं जिसकी वजह से शादी टूटती है। लेकिन चाहे लिव इन हो, जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बुनियाद हैं रिलेशनशिप की, वो चाहे लिव इन है, चाहे दोस्ती है, चाहे शादी है, वो एक ही है। वो बुनियाद तो तुम्हें हर जगह बनानी पड़ेगी, नहीं तो हर जगह रिश्ता टूटेगा। बिल्कुल मैम। अच्छा मैम, जो लड़कियां होती हैं, कोई मुझे ऐसे पॉइंट्स बताइए बढ़िया से कि वो शादी क्यों करना चाहती हैं, और अगर एक लड़का शादी कर रहा है तो वो क्या चीज़ चाहता है एक लड़की से, क्या डिफरेंस है दोनों की एक मानसिकता में कि वो शादी क्यों करते हैं, या क्या देखकर शादी करनी चाहिए? एक्चुअली पहले मैं लड़की का बताऊंगी, क्योंकि मैं भी लड़की हूँ, मेरा फीमेल हूँ। तो लड़की, क्योंकि पहले के टाइम पे क्या था, आर्थिक रूप से लड़की इतनी आत्मनिर्भर नहीं थी। आज वो है, इंडिपेंडेंट है, अपने इकोनॉमिक साइड उसका बड़ा मजबूत है। तो लेकिन लड़के में पहला तो देखो व्यक्तित्व होता है। व्यक्तित्व से मतलब सामने से जो आकर्षित करता है हमें, वो क्षणांश के लिए होता है कि हमने देखा है स्मार्ट, सुंदर, अच्छा लड़का, हम आकर्षित हो गए। लेकिन उसके बाद आता है अंदरूनी व्यक्तित्व, मतलब संपूर्ण व्यक्तित्व। पर्सनालिटी मतलब उनका जो अपीयरेंस, जो पर्सनालिटी, जो अपीयरेंस है, वो हमने देख लिया। लेकिन हमें अगर लंबा रिलेशनशिप मेंटेन करना है या शादी करनी है, तो इतने से तो काम नहीं चलेगा ना। फिर हम जानेंगे उसको अंदर से कैसा है, वैचारिक धरातल उसका कितना सशक्त है, कितना मजबूती है। और एक कम्युनिकेशन भी आजकल बहुत ज़रूरी है। कई लड़के बहुत अच्छे होते हैं, वो हर तरह से अच्छे हैं, वो जॉब में अच्छे हैं, वो
पर्सनालिटी से भी सुंदर होंगे, लेकिन जो उनका एक कम्युनिकेटिव जो एक जो उनकी वो होती है, वो बहुत लड़कों में नहीं होती। नहीं तो लड़की को, मतलब मेरा प्रश्न ये है कि लड़की अगर हाँ, शादी कर रही है हाँ, तो लड़के में उसको क्या चीज़ देखनी चाहिए और हाँ, क्या सोचकर शादी एक लड़की लड़के से करती है, क्या चीज़ें देखती है? हाँ, तो वो जैसे चीज़ आपने एक बोला कि एक तो हाँ, फाइनेंशियल फाइनेंशियल वो तो होना सिक्योरिटी हो चाहिए, गया। लेकिन वो हाँ, पहले ज़्यादा था, अब तो ये है कि होते दोनों ही ही हुआ हैं है। वाली बात है। फिर भी आजकल की लड़कियां भी लड़कियां भी एटलीस्ट ये देखती अपने चाहेंगी से कि बेहतर हाँ अपने से दिखती हैं, बेटर सिक्योरिटी चाहेंगी ना। सिक्योरिटी चाहिए। हाँ, दूसरा और जो लड़का उसको संरक्षित और सुरक्षित कर कर सके, सके। भावनात्मक रूप से। हम्म अब शारीरिक रूप से तो ये नहीं है कि वो 5 लड़कों के साथ हम्म गुंडों के साथ लड़के लड़की को बचा ले, हम्म वो वाली हम्म बात नहीं है। हम्म लेकिन वो कई तरह से होता है, हम्म संरक्षण, हम्म सुरक्षित रखना। हम्म और दूसरा, लड़की के हम्म महत्वाकांक्षाओं के आकाश के साथ हम्म, लड़के उसको समेट सकें। बहुत अच्छी बात है। और जो एक महत्वपूर्ण, जो आजकल जो ईगो टकराता है, हम्म कि घर में अपने दबदबे को बांट सके हम्म लड़की के साथ, कि दबदबा मेरा ही रहेगा, वो नहीं चलता है आज के टाइम में। तो उस दबदबे को वो बांट सके। बांट सके, ठीक है। और लड़का क्या देखकर शादी करता है लड़के लड़का से? भी एक तो सुंदरता तो आकर्षण है ही। हम्म पहला आकर्षण तो जब लड़की देखने जाएगा कोई, या लड़की चाहे लव मैरिज भी है, तो पहला जो उसका एक होता है ना, हमारा किसी के साथ शायद वेव लेंथ मिलती है, हम किसी को सामने देखते हैं, हमें अच्छा लगता है या अच्छी लगती है। तो एक तो वो कारण है ही। दूसरा, संपूर्ण सौंदर्य। मतलब जब लड़की के उस आकर्षण वाले स्तर को पार करता है, जब उस बातचीत करे, तो उसको वो लड़की में वो चीज़, उसका अंदरूनी जो सौंदर्य है वो भी देखता ये है आपने लड़का, बहुत अच्छी है बात ना। बोली ना कि इसकी जो इंटरनल ब्यूटी है ना, वो इंटरनल चीज़ें। ब्यूटी एक्चुअली मेरी नज़र में तो संपूर्ण बिल्कुल। सौंदर्य, संपूर्ण व्यक्तित्व ही मायने रखता है। बिल्कुल, हर स्त्री सुंदर है। हर स्त्री सुंदर है, बिल्कुल। हर पुरुष हैंडसम अच्छा है बिल्कुल। है ना। लेकिन उसमें जो वो अंदरूनी, जब उसके वैचारिक धरातल, भावनात्मक स्तर, हर चीज़ जब सामने आती है, तब वो संपूर्ण सौंदर्य बहुत किसी का सामने आता जी है। जी जी। दूसरा, लड़का ये चाहता है, लड़की भी चाहती है आज के टाइम पे, कि जो मेरे रिश्ते हैं मायके के, अब उनसे, अभी हम लड़के की बात कर रहे हाँ, हैं। मतलब दोनों के ही, मैं वो लड़का भी, मैं अगर ये कहूँगी कि लड़का ये चाहता है, हाँ तो लड़की का हाँ सवाल उठेगा कि हाँ लड़की भी तो यही चाहती है कि वो हाँ। भी मेरे मायके के रिश्तों के प्रति हम्म सहज रहे, उनका सम्मान करे। तो वही लड़का तो और ज़्यादा चाहता है कि लड़की मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई बहन के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करने में मदद करे मेरी। और बाकी एक समान स्तर की फैमिली, समान वैचारिक धरातल वाली फैमिली, वो तो है ही। जी 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 जी। और एक अच्छे रिलेशनशिप की क्या बुनियाद होती है मैम? मेरी नज़र में सबसे पहले तो रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता है, चाहे वो प्रेमी है, चाहे दोस्त हैं। एक आदर नहीं होगा एक दूसरे के विचारों के लिए, एक दूसरे की महत्वाकांक्षाओं के लिए, एक दूसरे की उस रिस्पेक्ट से मतलब ये नहीं है कि तुम बढ़िया, कोई आ गया और तुम बढ़िया उनका सम्मान से कुछ बना के ला रहे हो, करके ला रहे हो, ये मायने नहीं रखता। तुम उसकी जो अंदरूनी पर्सनालिटी है, उसकी तुम कितनी रिस्पेक्ट कर पाते हो, पहला ये। दूसरा, वो तुम्हारी प्राथमिकता में है या नहीं है। क्योंकि कोई भी रिश्ता टूट जाता अगर वो तुम्हारी प्राथमिकता में नहीं है, पति हो या पत्नी हो। और ईमानदारी रहे रिश्ते में, क्योंकि ईमानदारी के साथ विश्वास अपने आप आ जाता है। अगर वो ईमानदारी होगी तो तुम एक दूसरे पर विश्वास भी करोगे, क्योंकि कभी भी अगर वो ईमानदारी चूक जाओगे तो विश्वास टूटेगा। और दूसरे को जैसे कंट्रोलिंग नेचर ना हो, स्पेस दो। क्योंकि कोई भी दो पर्सन है, उसमें बहुत सारी समानता होते हुए भी कुछ ना कुछ विभिन्नताएं होती ही हैं। तो उन विभिन्नताओं का, उन जो चीज़ें तुम्हारी समान नहीं है, उनका तुम्हें उन्हीं का तुम्हें रिस्पेक्ट करना है कि भाई इसको ये स्पेस देना है, क्योंकि इसकी ये आदतें हैं। और भाई कई होते हैं कि ईर्ष्या भी आती है बीच में,
रिलेशनशिप में, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे प्रेमी हो, उसमें एक ईर्ष्या का भाव भी आता है। क्यों? जेलसी का। जेलसी का। अच्छा। क्यों? करियर में है वो अलग बात है, वो तो आ सकता है, अभी भी आता ही होगा। मैम दोनों के अंदर आता है या दोनों मेल्स या फीमेल के अंदर ज़्यादा है? मेल के अंदर ज़्यादा आता है। अगर फीमेल अगर प्रोफेशनली ज़्यादा ग्रो हाँ, करेगी तो मेल के आएगा। अंदर ज़्यादा आता है अच्छा। प्रोफेशनली। हम्म। और दूसरे जो अब सामने चीज़ें आ रही हैं वो कैसे है कि दोनों पर्सन में से एक इतना संपूर्ण व्यक्तित्व का धनी होता है कि वो इतना कम्युनिकेटिव होता है, उसकी बातें में इतना आकर्षण होगा, वो इतनी जल्दी कम्युनिकेट करेगा, चाहे वो घरेलू अपने पारिवारिक रिश्ते हैं, चाहे फ्रेंड सर्कल है, बहुत जल्दी लोग उसके अपने हो जाते हैं। तो वो जो आकर्षण होता है वो एक पार्टनर में है या एक फ्रेंड में है, वो बहुत ज़्यादा जल्दी क्योंकि जो दूसरे को स्वीकार करेगा, दूसरे की पर्सनालिटी को स्वीकार करेगा, उसके रिश्ते ज़्यादा बनते हैं। क्योंकि जो जैसा है उसको तुम स्वीकार कर रहे हो ना, तो तुम्हारी दोस्ती ज़्यादा बनेगी, लोग तुम पे भरोसा ज़्यादा करेंगे। तुम उस जो तुम्हें बता रहा है, तुम्हें सुनने की आदत है, कोई भी बात उसको काटने की आदत नहीं है, तो तुम्हारे रिश्ते ज़्यादा बनते हैं। तो जो कम्युनिकेटिव लोग होते हैं ना, वो उनके रिश्ते इसीलिए बनते हैं। तो एक पार्टनर अपना दब्बू है, चुप्पू है, बहुत जल्दी कम्युनिकेट नहीं कर पाता है दूसरे से, तो उसको भी ये लगता है कि ये इतना ज़्यादा क्यों बना रहा है या इतनी ज़्यादा क्यों बना रही है अपने लेकिन कई रिश्ते। बार बोल सकते हैं मैम ऑपोजिट्स अट्रैक्ट ईच अदर, ऐसा कुछ होता है रिलेशनशिप में बिल्कुल भी? होता है, बिल्कुल। अच्छा हाँ, होता है। ऑपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर, वो भी होता है क्योंकि वो तो नेचुरल है, प्रकृति प्रदत्त है। तो तुम अट्रैक्ट होगे, थोड़ी देर बात करोगे, लेकिन तुम इम्प्रेस्ड होगे या नहीं, ये बात की बात है। अच्छा। मैम आजकल रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग, ये आजकल जेंजीज बड़ी बात करते हैं, तो ये होता क्या है, ये क्या होते हैं ग्रीन फ्लैग अगर देखे जाए तो किसी लड़के या लड़की में? आपने देखा होगा कि भाई हरी झंडी मिल गई, लाल हाँ, झंडा हाँ, दिखाया तो हाँ। खतरा है। तो रेड फ्लैग्स जो है वो नुकसान को दिखाते हैं और हरी झंडी तुम्हारे एक पॉजिटिविटी को दिखाते हैं। तो यही चीज़ आजकल जो यंगस्टर्स में जो कॉमन हो रही है कि भाई जो वो एक रिलेशनशिप में आते हैं, लिव इन में रहेंगे या नहीं, या शादी करेंगे या नहीं, ये बात की बात है। ये तो वहाँ तो चाहिए ही, वहाँ तो है ही है इस चीज़ को। पर जैसे दो अगर मेल फीमेल आपस में बात कर रहे हैं कि भाई तुमने अपने रिलेशनशिप में आते हुए रेड फ्लैग्स को नहीं देखा, तो रेड फ्लैग्स के पीछे पूरा एक ग्रंथ लिखा जा सकता है कि रेड फ्लैग्स क्या हैं। उसमें भी फिर सेम चीज़ें आती है, भाई तुम वो ईमानदारी से तुम्हें सारी बातें एक दूसरे को बताते हैं कि नहीं, स्पेस देते हैं कि नहीं, विश्वास करते हैं कि नहीं, तुम्हारी ईमानदारी है कि नहीं, और तुम्हें कंट्रोल तो नहीं कर रहे हैं। तो ये जब रिलेशनशिप में तुम्हारे आ रहे हैं तो तुम्हें समझना है कि इस रिश्ते को हमें आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, क्योंकि दूसरा चेंज नहीं हो रहा है। और दोनों हैं तब तो खैर वो तो भिड़ंत हो जाएगी, वो तो फिर बढ़ेगा ही नहीं रिश्ता। पर कई बार क्या होता है, एक बहुत एडजस्टिंग नेचर का है, कोशिश कर रहा है, लेकिन दूसरे की तरफ से जब ये रेड फ्लैग्स के सिम्टम्स आते रहते हैं तो रिश्ता सोचने की ज़रूरत है कि ये रिश्ता आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए। ग्रीन फ्लैग्स में क्या है, पॉजिटिविटी है। तुम एक दूसरे को स्पेस दोगे, एक दूसरे पे विश्वास करोगे, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दोगे, एक दूसरे से भावनात्मक रूप से एक दूसरे को समझोगे। तो ये ग्रीन फ्लैग्स हैं जो तुम्हें बताते हैं कि तुम इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हो, ये अच्छा रहेगा रिश्ता। और एक बेज फ्लैग भी होता है, अच्छा, जिसमें कि एक तटस्थता होती है। माना शादी हो गई, अरेंज मैरिज में मेरे ख्याल से कई जगह ये आ सकता है, क्योंकि अगर शादी हो गई, कोशिश कर रहे हैं, शुरू के सालों में कोशिश भी करते हैं, पर एक तटस्थ, एक पार्टनर अगर तटस्थ हो जाता है तो दूसरा भी धीरे धीरे तटस्थता का रुख अपना लेता है। कई बार उनके स्लीप डिवोर्स भी हो जाते हैं कि भाई तटस्थ है, ठीक है, उसको जो कर रहा है करने दो, ये जो कर रही है करने दो, लेकिन उनका रिश्ता चलता रहता है। तो ये भी है। अभी हमने एक मैम है उनसे किया था, वो एडवोकेट हैं, तो वही हम डिवोर्स टॉपिक पे ही हमने डिस्कस किया था, जैसे अभी आपने बोला ना मैम, तो वो कह रहे हैं कि डिवोर्स के केसेस आजकल बढ़ते जा रहे हैं, जैसे ग्रे डिवोर्सेस की हम लोग बात करें, है ना,
तो ये रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं और बहुत इजी हो गया है एक दूसरे से अलग होना, है ना? हो सकता है एडजस्टमेंट, काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं उन चीज़ों के बीच में ना। एक तो मैं जो हो गया ना, मैं हर एक का मैं होना चाहिए, लेकिन इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि तुम दिखाई न दो। तो मैं के साथ अगर तुम मिलके हम हो जाए ना, तो शायद बहुत कई सही। परेशानियां ख़त्म हो जाए, लेकिन वो नहीं हो रहा है। तो इसलिए रिलेशनशिप टूट रहे हैं। ग्रे डिवोर्स में हालांकि एक लंबा जीवन वो साथ बिता चुके हैं, तो कोई बहुत मजबूत और ज़बरदस्त कारण रहता होगा कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं वो एक जिम्मेदारी निभा लेते हैं, लेकिन उसके बाद उनके लिए कुछ रह नहीं जाता बीच में बात करने के लिए। मेरी तो हर इसमें स्टोरीज हैं। अच्छा, इसका भी आपने जिक्र किया है। ये भी अच्छा। मेरी है स्टोरी, सहारे की तलाश है कुछ। अच्छा, आपने मुझे इसको कवर हाँ, किया अभी है मुझे काफ़ी। नाम याद नहीं आ रहा, क्योंकि 400 रचनाओं में कई बार अच्छा। कहानियों के नाम याद नहीं रहते। अच्छा। तो लेकिन अब ये है कि एक ग्रे डिवोर्स अगर बहुत भाई विवाहेतर संबंध हैं तब हो रहे हैं, तो वो तो हो ही नहीं सकता है। मतलब उसमें तो आगे बात ही नहीं हो सकती, क्योंकि किन्हीं भी दो पार्टनर्स में अगर एक दूसरे की चाह नहीं है, लगाव नहीं है, तो अगर और वो तो चल सकता है, लेकिन अगर दूसरे के साथ हो गया, दूसरे के साथ तुम्हारे संबंध बन रहे हैं, तो साथ रहने का तो फिर कोई पर्पस रह ही नहीं गया। दूसरा एक आत्मिक लगाव अलग बात है। किसी से आत्मिक लगाव, आज के टाइम में क्या है, स्त्री भी बाहर निकल रही है, पुरुष भी बाहर निकल रहे हैं, शादियां हो गई। शादी दो परिवारों का मिलन है, दो एक संस्कृतियों का भी मिलन है, वे दो खानदान मिलते हैं, बच्चे होते हैं। एक प्रकृति प्रदत्त ये संस्था है, सामाजिक संस्था है कि भाई विवाह करो, शादी करो, ठीक है, बच्चे हुए, बच्चों को बड़ा करो, घर परिवार के रिश्ते देखो, एक ये तो सीधा रास्ता है। कई बार क्या होता है कि ग्रे डिवोर्स में कई चीज़ें ये भी सामने आती होंगी कि एक आकर्षण, हमें कभी ऐसा इंसान सामने मिल जाता है जैसा कि हमारे दिमागों में कोई इमेज रही होगी, जो कि फलीभूत नहीं हुई। वो पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है। जब हम किसी ऐसे इंसान के सामने आते हैं तो हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, और हमें उससे एक आत्मीय लगाव हो जाता है। तो वो आत्मीय लगाव, वो दोस्ती दो फीमेल में भी होती है, मेल में भी होती है, दो और मेल फीमेल में भी होती है। तो वो जो आत्मीय लगाव है, अगर उसको वहीं तक रखें तो ठीक है, लेकिन अगर तुम उससे आगे किसी रिलेशनशिप में जाते हो एक एज के बाद, तो वो बहुत गलत है, और ग्रे डिवोर्स का एक बहुत बड़ा कारण भी है। जी जी जी। अभी आपने जैसे बोला ना, एक फीमेल का फीमेल के साथ, एक मेल का मेल के साथ, है ना? तो इन रिलेशनशिप्स को भी आपने अपने हाँ, बिल्कुल, अच्छा, वो कवर कर रखा है। बिल्कुल। तो आप क्या सोचती हैं इन रिलेशनशिप्स के बारे में? देखिए, रिलेशनशिप अगर आपका मतलब है कि वो थोड़ा दोस्ती से हटकर, तो मैं उस बारे में बात नहीं कर रही हूँ। अच्छा, हमारी अच्छा। दोस्ती क्या होती है, दोस्ती हमारी चॉइस में आता है ना। जब हमें क्लास में 50 बच्चे पढ़ते हैं, क्यों हमारी किसी एक से ही होती है? ग्रुप में तुम्हारे 10 फ्रेंड्स होते हैं, क्यों तुम्हारे एक से होता है जिससे तुम्हारी शेयरिंग होती है? क्यों होता है ऐसे? तो कहीं ना कहीं एक लगाव तुम्हारे अंदर डेवलप होता है ना, एक आत्मीयता डेवलप होती है। वो जो है उसको तुम कोई संज्ञा नहीं दे सकते हो। तो ये मेल फीमेल में भी होता है। तुम्हें कई बार लगेगा कि भाई ऐसा कोई खूबसूरत लेडी नहीं थी, ऐसे कोई खूबसूरत मेल नहीं था या फीमेल नहीं थी, क्या आकर्षण बनाओ? नहीं, उसके अंदर भी एक व्यक्तित्व है जो तुम्हें अच्छा लग सकता है, जिससे तुम्हें आत्मीय लगाव हो सकता है। दूसरा एक रिस्पेक्ट, कभी मैं बार बार इस बात को इसलिए लाती हूँ क्योंकि अगर तुम किसी पुरुष की तरफ आकर्षित होते हो, तुम ये भी देखते हो कि ये स्त्री के सम्मान करते हैं, तो वो सम्मान करना भी एक बहुत बड़ी बात है जो तुम्हें आकर्षित करता है उसकी तरफ, क्योंकि इसका मतलब इंसान बहुत अच्छा सम्मान करना। और क्या होता है, कभी कभी कोई पुरुष अगर तुम्हारे साथ रिलेशन में है तो वो तुमसे तो अच्छी बात कर रहा है, लेकिन दूसरी स्त्रियों के बारे में सस्ती बातें कर रहा है, तुम्हारी नज़रों में गिर जाएगा। ऐसी स्त्री भी होती है। अगर
पुरुष के साथ वो ठीक है, लेकिन वो दूसरे पुरुषों के बारे में अच्छी बातें नहीं कर रही है, तो तुम उसकी नज़रों में गिर जाओगे। तो ये जो एक सम्मान की जो भावना है, वो किसी के प्रति भी और एक दूसरे के प्रति भी सम्मान जो है ना, ये सबसे पहला एक क्या कहना चाहिए, एक जैसे हम किसी चीज़ को टेस्टी बनाते हैं ना, तो ये सबसे पहला एक बहुत मसाला ज़रूरी है ये जो तो बहुत ज़रूरी है। बहुत सबसे बेस्ट है आई थिंक रिलेशनशिप में। हाँ मैम, लव एट फर्स्ट साइट ऐसा कुछ होता है? हाँ, क्यों नहीं हो सकता है, बिल्कुल किसी भी एज में हो सकता है। नहीं मतलब है तो होता है कि मतलब पहली नज़र में ही प्यार हो जाता है, तो हाँ, बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबल है लेकिन ये? पॉसिबल है, लेकिन अगर तुम उसको जो पहली नज़र के प्यार में अगर शादी कर लेते हो, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो चल जाए, क्योंकि तुमने अंदर से तो जाना ही नहीं ना उसको। क्योंकि कई फेजेस होते हैं ना किसी को जानने के। हमने पहली बार देखा, बढ़िया बातें करी, उसके बाद हम दूसरी चीज़ें देखते हैं। आप देखते हैं अरेंज्ड मैरिज में, मुझे नहीं मालूम आपकी अरेंज मैरिज हुई है या नहीं लेकिन पहले तो अरेंज्ड ही होती थी। तो क्या होता है कि पहले 10 साल एडजस्टमेंट में गुजरते हैं कम से कम। क्यों? तुम एक के बाद दूसरी चीज़ें जानते हो। कई बार क्या होता है, लेडीज़ में तो कम होती है आदत, आजकल तो बच्चे गाली देना बड़ा साधारण कूल वाली बात आ गई है, लेकिन पहले तो लेडीज़ का तो मुंह से निकलती ही नहीं थी। जेंट्स भी कई गालियां देते हैं, उनके बातचीत में ही गालियां रहती हैं। तो वो भी अगर एक ऐसी लड़की होगी जो बड़े इंटेलेक्चुअल टाइप की होगी, जो एक अच्छा विचारधारा की होगी, उसे गालियां सुनना पसंद नहीं आता। चाहे वो उसको नहीं दे रहा है, पर वो बातचीत में दे रहा है ना, तो वो बुरा लगता है। और ऐसे ही कई आजकल तो लड़कियों की भी आदत है, और अगर लड़का बहुत ही बेचारा परिष्कृत और सुसंस्कृत है, उसे खराब लगेगा। तो जो तुम्हारा बातचीत का जो तरीका है, वो थोड़े टाइम बाद सामने आता है। फिर तुम एक दूसरे के परिवार के प्रति कितने ईमानदार हो, वो चीज़ें सामने आती हैं। स्पेस देने के प्रति कितने ईमानदार, कितने फेजेस आते हैं अरेंज्ड मैरिज में। लव मैरिज में थोड़े कम हो सकते हैं। अगर फर्स्ट साइट वाले लव में तुम्हें शादी में जाना है, तो वहाँ तो कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर तुम सेम उसमें कभी इंजीनियरिंग करते हुए, मेडिकल करते हो, तुम 4-5 साल 7 साल एक दूसरे को जानते हो और काफ़ी समझते हो, तो मेरे ख्याल से तुम कई कई जो बैरियर है वो पार कर लेते हो उतने टाइम के लिए। तो मतलब आपके अकॉर्डिंग जो युवा हैं उनके लिए अरेंज मैरिज ज़्यादा अच्छी है मैम, आपके अकॉर्डिंग? नहीं, हाँ। अरेंज्ड मैरिज में भी तुम्हें चीज़ें सब जगह सेम है। देखिए, अच्छा। वही तुम्हें रिस्पेक्ट, ईमानदारी, विश्वास, स्पेस देना, कंट्रोलिंग नेचर ना होना, एक दूसरे की महत्वाकांक्षाओं के आकाश के साथ एक दूसरे को समेटना, ये अरेंज्ड मैरिज में भी आएंगी। थोड़ा देर से आएंगी, क्योंकि एकदम पता नहीं चलेगा, धीरे धीरे पता चलेगा। लव मैरिज में तुम उसी की तरफ आकर्षित होगे, अगर कोई जल्दबाजी में डिसीजन ना ले तो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग जल्दबाजी में डिसीजन ले लेते हैं, बाद में पछताते हैं। तो अगर जल्दबाजी में ये डिसीजन तुम ले रहे हो, तो अच्छा है कि फिर पेरेंट्स की पसंद पे भी चले जाओ। क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ होती है तो साथ देते हैं, परिवार साथ देता है, समाज साथ देता है। क्योंकि वो लड़की भी कहती है मैं कोई भाग के थोड़ी ना गई किसी के साथ, देखो ये प्रॉब्लम हो गई। लड़का भी कहता है मैं भगा के तो नहीं लाया ना, ये मैंने सुने हैं सेंटेंस। भाई आपने किया है, आप संभालो ये चीज़ें, क्या मुश्किल है। अगर पेरेंट्स को शिकायत करते हैं लड़की की या लड़के की, आपने ढूंढा। तो अरेंज्ड मैरिज में तो ये चीज़ें भी सुननी पड़ती, लव मैरिज में ये चीज़ें भी सुननी पड़ती है। लेकिन ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि लव मैरिज सफल होगी कि अरेंज मैरिज सफल होगी। कुछ बुनियाद ही बातें हैं, एक बुनियाद है, वो दोनों तरह के रिश्तों में बनानी पड़ती है। सोलमेट होते हैं मैम ऐसा? सोलमेट, हाँ, फिर वही बात आ जाती है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे हमारा आत्मा का संबंध बनता है। होता है मैम ऐसे? बिल्कुल हो सकता है। मैं तो हर चीज़ पे भरोसा करती हूँ क्योंकि बिल्कुल होता है। अच्छा। हाँ, आत्मीय संबंध बनते हैं, पर उन आत्मीय संबंधों में दूसरी चीज़ें ना आए। जैसे अगर वो मेल फीमेल का है, तो उसमें वासना ना आए, उसमें अपने एक दूसरे की जो तुम्हारे फैमिली है, हस्बैंड है, वाइफ है, तुम उनका भी रिस्पेक्ट करते हो और उनकी फैमिली को रिस्पेक्ट देते हो, और तुम्हारे आत्मीय संबंध है, तो वो हर जगह स्वीकार्य भी हैं और आदरणीय भी। जी मैम, आजकल की जो यंग बॉयज़ मेन हैं शादी करने से बहुत डर रहे हैं,
और हमारे जो सोनम राजा रघुवंशी केस हुआ था, नीरा ड्रम का जो केस हुआ था, इनफैक्ट एक लड़की ने तो स्नेक बाइट से अपने हस्बैंड को मरवाया। तो ऐसे ही चाहे हस्बैंड की बात करें, तंदूर में जला दिया गया, तो दोनों ही हमें केसेस देखने को मिलते हैं। तो ये डर कैसे निकाला जाए, और ये जो डर की जो भावना बैठ गई है, स्पेशली जो मेन के अंदर बैठ गई है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें मैं थोड़ा सा पहले पीछे जाना चाहूँगी। एक जब पेरेंट्स शादी तय करते थे, आपने देखा होगा एक दो जनरेशन तक, बहुत पहले तक तो वो एक दूसरे को लड़का लड़की देखते भी नहीं थे। उसके बाद देखते भी थे तो भाई बहन देख के आ जाते थे, भाई बढ़िया है, अब तुम चले जाओ। फाइनली 5 मिनट मिलते थे बात करने को। हमारी वाली जनरेशन में तो यही होता था। तो क्या देखते थे, फैमिली बैकग्राउंड भी देखा जाता था। सेम संस्कृति हो, सेम तुम समाज से आते हो, सेम खानदान तुम्हारा काफ़ी मैच करता है, तो कहते थे ना, अरे उस घर की लड़की खानदानी घर की लड़की है, उस घर का लड़का, अरे उनकी फैमिली में तो बड़ा आपस में बहुत अच्छा है। तो ये जो एक वातावरण बनाते थे परिवार का, ये आज के टाइम में वो साधारण चीज़ें भले ही मान ली जाएं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा रोल निभाते थे विवाह के लिए। ये तो मैम जैसे आपने वो केस सुना था, है ना? तो सोनम और राजा सेम फैमिली बैकग्राउंड के थे, हनीमून में गए, ठीक है, और उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके उसकी मार दिया अपने हस्बैंड को। तो वो डर जो बैठ गया है, नहीं करना चाह रहे हैं, उनको ट्रस्ट ही नहीं है लड़कियों पे। तो ये रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं ये चीज़ें घटनाएं अफेक्ट कर रही ट्रस्ट का जहाँ तक सवाल है, वो तो लड़कियों को भी नहीं है, हाँ, और लड़कों को भी नहीं है। वो केसेस लड़कियों वाले इसलिए उभर के आ रहे हैं क्योंकि वो अब हो रहे हैं। पहले क्या होता था, लड़के दूसरी तीसरी शादी, पहले के ज़माने में अगर देखो, हम एक दो जनरेशन पीछे जाएं तो शादियां 2-3 हो जाती थी, या रखेल भी होती थी, या गांव भर में एक चर्चा होती थी, भाई उसका उसके साथ भी है, अपनी भाभी के साथ है, अपने किसी फलाने के साथ है। तो ये चीज़ें तब भी होती थी, लेकिन वो जो शादी चलती रहती थी, वो अपनी जगह पे एक बेज फ्लैग को लेकर के कि भाई एक तटस्थता है, और दूसरा स्त्री बहुत ज़्यादा निभाती थी, हर तरह से निभाती थी, मार खा के भी निभाती थी। वो एक धोती में काम चला लेती थी घर भर की ज़रूरतों के लिए। मेरी एक कहानी है फ़कत रेत, जिसमें मैंने 3 जनरेशन ली है, और डाइनिंग टेबल के जो 4 पाए हैं, वो पहले 12 कुर्सियों वाले थे, फिर चेंज हुए, 6 कुर्सियों वाले आए, फिर जो नई जनरेशन है उसमें वो टेबल टॉप जो है कांच का लग गया, चमकता दमकता, आज की जनरेशन की तरह। तो वो जो 3 जनरेशन में जो फीमेल्स में चेंजेस आए, वो अब खुद को समझने लगे फीमेल्स। तो वो क्योंकि सोनम का केस हो, या वो नीले ड्रम वाला केस हो, ये अगर 100 केसेस वो हैं, पहले लड़कियां कितनी जलाई जाती थी। हालांकि मैं यहाँ पर ये स्पष्टीकरण देना चाहूँगी कि अगर वो लड़कियां जलाई जाती थी दहेज के लिए, किसी चीज़ के लिए, तो लड़कियों को भी ये अधिकार है, ये गलत है। गलती कोई भी करे, अपराध कोई भी करे, वो 1 से 100 तक गलत ही है। बदलना लड़कों को था, चेंज लड़कों को होना था, लड़कियों को चेंज होने की ज़रूरत नहीं थी। उन्हें सिर्फ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना था, और वो पेरेंट्स उनको दे रहे थे वो प्लेटफॉर्म। तो उनको अपना जो एक अच्छा वाला भाव जो लड़की के जिसके लिए जैसे कहते हैं ना, जहाँ स्त्री खड़ी है वहाँ विश्वास खड़ा है। जहाँ हम कहते हैं नहीं लेडी है, तो हम सोचते हैं वहाँ पर विश्वास की बात है। कितना बड़ा भरोसा था ये, तो ये अब नहीं है। ऐसी घटनाओं से विश्वास टूटा है लड़की के प्रति। टूटना नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि वो कहते हैं ना, गेहूं के साथ घुन पिस जाता है। पर मैम सच में हमने रिसर्च की है, तो लड़की शादी नहीं करना चाह रही। हाँ। और लड़के ज़्यादा हो रहे हैं कि नहीं करनी है। हाँ, क्योंकि डर बैठ गया है लड़के, क्योंकि डिवोर्स की बात आएगी ना, अगर उन्हें बाद में पता चलेगा कि लड़की खराब है या कुछ है, तो भैया कहीं हमें ना मार दे। मैम डिवोर्स ज़्यादा बेटर है, अपनी जान गंवाने से बेस्ट है। और अगर डिवोर्स के भी आएगा तो लड़का तब भी पिसता है बेचारा, वो तो एलिमनी भी देना पड़ता है, वो
स्त्री धन भी देना पड़ता है, बहुत कुछ देना पड़ता है, अगर उसके नाम कुछ है तो वो भी देना पड़ता है, तो अपने को आर्थिक रूप से भी कमज़ोर, और जब डिवोर्स होंगे तो 5-7 सालों के अंदर हो जाते हैं, तो सोचो उस समय तो लड़के के पास भी इतना पैसा नहीं होता है, क्योंकि 4-5 सालों की शादी में लड़के के पास इतना पैसा कहाँ इकट्ठा होता है, तो बाद के सालों में होता है। तो अगर कोई 20 साल मैरिड लाइफ रह जाती है तो फिर रह ही जाएगी। फिर तो ग्रे डिवोर्स के तो फिर कारण अलग होंगे, तो बच्चे होंगे फिर बीच में ना, तो बच्चों के कारण वो निभाएंगे ही, नहीं तो वो जल्दी चले जाएंगे, फिर तो क्यों रहेंगे एक दूसरे के साथ। तो लड़कों को मैं तो यही सलाह दूंगी, नहीं डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप अच्छा पार्टनर नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो पेरेंट्स को इस जिम्मेदारी दें, पेरेंट्स ज़रूर अच्छा डिसीज़न लेते हैं ऐसा। बाकी संशय दोनों तरह की शादियों में है, लेकिन फिर भी अरेंज्ड मैरिज उस केस में निभ सकती है, अगर आप लड़की को अच्छी तरह जानते नहीं हो। और दूसरा, फैमिली बैकग्राउंड भी ज़रूर देखना चाहिए, चाहे लड़की का है चाहे लड़के का है, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड का जिस वातावरण में बच्चा बड़ा होता है ना, जहाँ मदर आक्रामक है, जहाँ फादर आक्रामक है, वहाँ बच्चे पे उसका असर आता है। वो पेरेंट्स भूल जाते हैं कि अगर वो एक दूसरे से युद्ध कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, तो जो पर्दे के पीछे छोटा नन्हा बच्चा छुप के देख रहा है, उस पर क्या असर पड़ रहा है। आज बाल साहित्य लिखा जा रहा है, मैं तो सोच रही हूँ बाल साहित्य बच्चों के लिए तो ठीक है, बड़ी प्रेरक कहानियाँ और शिक्षात्मक कहानियाँ लिखी जाती हैं, उन पेरेंट्स के लिए भी लिखना चाहिए कि आपको कैसा वातावरण बच्चों को देना चाहिए। आप लिखिए, बल्कि मैम हम तो आपको सजेस्ट करेंगे। बिल्कुल आप लिखिए। ये मैंने कहीं और भी बोली है ये बात, क्योंकि पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि तुम अपनी लाइफ तो तुम्हें बनानी ही है, और लेकिन उस बच्चे को वो बाद में कैसी पर्सनालिटी उसकी डेवलप होती है, ये घर के वातावरण पे बहुत निर्भर करते हैं। पहले के ज़माने में कहा जाता था कि बेटी को देखना है तो माँ को देखो, और जिस घर में बेटी दे रहे हो वहाँ भी सास को देखो। अच्छा। तो अब टाइम फर्क आ गया कि जहाँ पुरुष को भी देखो, है ना, बेटे को देखना है तो पिता को भी देखो कि वो अपनी वाइफ के साथ कैसे किस तरीके से रहेगा, है ना। और जहाँ जिस घर में तुम अपनी बेटी दे रहे हो, दामाद के पिता को भी देखो और लड़की के फादर को भी देखो कि वो लड़की की मदर के साथ कैसा है, क्योंकि अगर वहाँ फादर लड़की की मदर के साथ अच्छा नहीं होगा तो वो बेटी को उसी तरह की चीज़ें, दबना नहीं है, ये नहीं, तो वो शिक्षा गलत जाती है। लड़के को लड़की से क्या क्लैरिफाई करना चाहिए, लड़के को लड़की से क्या सवाल पूछना चाहिए शादी करने से पहले, क्या चीजें क्लियर? शादी कर देखिए, अरेंज मैरिज में तो पेरेंट्स पूछ लेंगे, वही लड़की के लिए पर्याप्त होगा, ये फैमिली वाली बात हो गई, एक दोनों पार्टनर्स। लेकिन जब दोनों पार्टनर अगर उनकी लव कोई भी हो, चाहे लव हो चाहे अरेंज हो मैम, है ना, शादी में बंधन में बंधने से तो पहले फिर तो मैं सोचती हूँ कई चीज़ें तो ना बोली नहीं जाती, वो एहसास हो जाती है कि अगर इस जॉब पे है तो इसका लगभग ये पैकेज होगा, वो तो देखती है। ये तो फाइनेंशियल हो गया मैम, अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्या पूछा जा सकता है? उन्हें अपने पास्ट के बारे में अगर कुछ ऐसा है तो वो मैं सोचती हूँ कि एक दूसरे को देखते हुए, अगर उन्हें लगता है कि ये मेरे पास्ट को अगर कुछ ऐसा है, कुछ स्याह है उस पास्ट में, तो अगर उन्हें लगता है कि ये ले पाएगा तो बताना चाहिए। और अगर एक विश्वास कर ले अपने अंदर कि भाई आर पार की बात है, हो ये शादी ना हो, ये रिलेशनशिप हमारा बढ़े ना बढ़े, तो अपने को क्लियर कर दो और फिर वेट करो। वेट एंड वॉच वाली स्थिति रहनी चाहिए कि वो तुम्हारे प्रति अगर जरा भी बदलता है या बदलती है तो शादी का डिसीजन एक रेड फ्लैग होगा फिर। है ना, तो वो है। बताइए, क्लैरिफिकेशन आपके रिलेशनशिप्स का होना चाहिए, और तुम्हें वेट एंड वॉच करनी चाहिए कि ये लड़का या लड़की इस बात को जो मेरे पास्ट में था इसको ले पा रहा है या ले पा रही है। अक्सर लड़की, अगर लड़के के रिलेशनशिप काफ़ी हैं तो लड़की अगर फंस गई मजबूरी में तो वो फिर भी ले लेती है, लड़के बिल्कुल नहीं ले पाते। तो आज के टाइम में मतलब पहले क्लियर होनी चाहिए ना, ये क्लियर होनी चाहिए। आजकल तो मैम बल्कि कंपैटिबिलिटी टेस्ट भी होता है साइकोलॉजी में, तो जो पार्टनर्स होते हैं वो शादी से पहले कंपैटिबिलिटी टेस्ट कराते हैं कि उनकी केमिस्ट्री कितनी अच्छी रहेगी, और ये बड़े बड़े शहरों में हो रहा है, बहुत नॉर्मल टेस्ट आजकल हो रहा है, इवन मेडिकल रिपोर्ट
हाँ। दोनों की हेल्दी है कि नहीं, है ना। तो ये सब चीज़ें आजकल रिलेशनशिप में बहुत नई नई चीज़ें आई नई हैं नई शायद। चीज़ें आ रही हैं, हम्म, क्योंकि कई चीज़ों से हमारी जनरेशन उतनी अवगत अवर नहीं है, नहीं है लेकिन जी, क्योंकि हाँ। मैं राइटर हूँ तो मुझे हम्म, हर नई चीज़ जाननी जी है, जी। मैं उसके हम्म, बारे में पढ़ती हूँ, हम्म, देखती हूँ। तो ये पहले भी था, पर पहले क्या था कि कंपैटिबिलिटी में ये है कि लड़के तो हर स्थिति को स्वीकार कर लेते हम्म, थे। हम्म, आज के टाइम में एक तो मैच्योर हैं, हम्म, 30+ में जब शादियां होती हैं तो तुम एक हर तरह से, इकोनॉमिकली तुम, फिजिकली तुम, इमोशनली तुम, मेंटली बहुत मैच्योर हो। तो उस स्थिति में, और दूसरा इतनी लंबी उम्र तक, 30, 35, 32 जो भी है, कम ही लोग, नहीं होते होंगे, मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहती कि उनके रिलेशनशिप ना हो, कम इमोशनली तो हो ही जाते हैं, लेकिन अगर वो फिज़िकली नहीं हुए हों, ऐसा भी तुम हर एक के बारे में नहीं कह सकते हो। तो वो कंपैटिबिलिटी अ, होनी तो ज़रूर चाहिए दो पार्टनर के बीच में, क्योंकि ये बहुत मायने रखता है एक रिश्ते को मजबूती देने में। अगर तुम फिज़िकली एक दूसरे के साथ सहज हो, पति पत्नी सहज हैं एक दूसरे के साथ, और तुम उसमें पूरी एक, मुझे एक स्टोरी इसमें याद आ रही है। एक संजीव जायसवाल जी बहुत फेमस राइटर हैं, अभी उनका भी 100 राइटर्स में लिस्ट में उनका नाम है। उनकी कहानी थी सहमत, वो मेरी सहेली पत्रिका में छपी थी। हालांकि मैंने शायद वो कहानी आज से 7-8 साल या 9 साल पहले पढ़ी होगी, या उससे भी पहले पढ़ी होगी, मुझे याद नहीं है, क्योंकि अब हर 5 साल में चीज़ें बदल रही हैं, जनरेशन चेंज हो रही है एक तरह से हर 5 साल में। तो उस समय मुझे वो कहानी थोड़ी जैसे कहना चाहिए अच्छी लगी, लेकिन थोड़ा चुभा वो चीज़। अच्छा। लेकिन आज के टाइम पे मुझे वो सही लग रही है कहानी, क्योंकि वो दोनों बहुत बड़ी कंपनीज में, वो बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं दोनों, किसी मीटिंग में आए हैं कहीं मसूरी वगैरह। तो फिर वो किसी सेम होटल में अलग अलग रूम में, जानते नहीं है, किसी विवाद हुआ दोनों के बीच में और उनकी बातचीत होने लगी, तब उन्हें पता चला हम सेम मीटिंग में अलग अलग, मतलब वो पार्टनर नहीं है, बल्कि उनके बीच में कुछ शर्तें होनी है, कोई कुछ बनना है आगे के लिए, जो भी उनकी मीटिंग तय थी। तो उसमें जब वो थोड़ी सी बातचीत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, भाई कुछ ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं, तो उनके बीच में जो संवाद हुआ वो था कि तुम एक अच्छी सेक्स पार्टनर हो, मुझे आज पूर्ण संतुष्टि मिली है। तो वो कहते, वो लड़का ये कहता है तो लड़की भी कहती है कि हाँ, मतलब मुझे, तो कहते क्या क्या तुम पहले रिलेशनशिप बना चुकी हो? तो कहते कि क्या तुम मतलब वर्जिन हो? जब वो तब वो जब वो ये लड़की जब ये सवाल करती है, तो लड़का सोचता है कि हाँ, सच में आज के टाइम में किसी लड़की से ऐसा सवाल करना गलत हो। तो दोनों के कई रिलेशनशिप बन चुके हैं, लेकिन अब वो सोचते हैं कि अब हमें ठहरना है, क्योंकि उनको एक दूसरे से भावनात्मक लगाव होता है, वो एक दूसरे को समझते हैं, और बहुत सी चीज़ों से असहमत होते हुए भी वो सहमति की तरफ जाते हैं। तो ये कि अगर इसको इस नज़रिए से आज हम कहानी का विश्लेषण करें, तो इसमें बहुत सी चीज़ें निकल के सामने आती है। लेकिन अगर हम सिर्फ कहानी पढ़ें तो हमें मतलब कोई आम लोग कहानी पढ़ेंगे, उन्हें लगेगा अरे ये क्या है। लेकिन एज अ राइटर जब हम उसको विश्लेषित करते हैं कहानी को, तो हमें उसके बहुत सारे आयाम नज़र आते हैं। तो यही चीज़ कंपैटिबिलिटी जो है ना, कंपैटिबिलिटी बात जो हम कर रहे थे, हाँ, जी जी। बॉडी काउंट मैम, आजकल जो जेंजीज हैं बड़ा ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं और बड़ा प्राउड फील करते हैं, बहुत ही प्राउडली कहते हैं कि मेरे तो इतने रिलेशन रहे हैं, इतनी लड़कियों के साथ रहे हैं, या लड़कियां भी कहती हैं कि मेरे इतने लड़कों के साथ रिलेशन रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी मैम? असल में क्या क्या है कि ये जो टर्म्स है ना आज के यंगस्टर्स में, हालांकि आज के यंगस्टर्स का भी कई वो हैं, कई कई स्तर हैं। जैसे कुछ लोगों के लिए बहुत आम बात है, वो इसमें कोई झिझक, कोई अपराध, कोई गलती महसूस नहीं करते। जैसे कि हमने डिफरेंट ये खाना खाया है भी हमने,
इटालियन भी खाया है हमने, वहाँ का भी खाया है, चाइनीज़ का, बहुत सारी वो उसका नाम ले लेंगे कि भाई हमने इतनी तरह की डिशेस ट्राई की है, तुमने ये ट्राई किया। तो ये चीज़ भी जो है कि आजकल उसको एक नॉर्मल तरीके से लेना कि फिजिकल अगर हमारे इतने, वो इसको कोई बहुत बड़ा उनके उनके लिए कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लड़की भी वैसे ही बातें करती है, लड़का भी वैसे बातें करता है, उस समाज में चल सकता है। लेकिन अगर तुम उस समाज से नहीं आते हो, उस तरह के थिंकिंग तो तुम्हारी थिंकिंग मैच नहीं करती है, तो तुम इसे नहीं ले पाओगे, क्योंकि पारिवारिक स्तर भी अलग अलग है ना। तो जिस तरह से परिवार का स्तर होता है बच्चों पे, वो कहीं ना कहीं जब तुम अपनी लाइफ में आते हो, तुम सोचते हो, तुम देखो जो फैमिली एक एटमॉस्फेयर होता है, पेरेंट्स अपने बड़ों का रिस्पेक्ट जिस ढंग से करते हैं, जिस तरह से उनकी देखभाल करते हैं, जिस तरह से उनके प्रति हमेशा वो हाजिर रहते हैं, तुम देखोगे कि वो जैसे वो अपने रिश्ते में आते हैं बच्चे, उनमें वो क्वालिटीज़ आने लग जाती हैं बिना बताए, बिना समझाए, बिना उपदेश दिए। क्यों? वो कहीं ना कहीं उनके सबकॉन्शियस माइंड में इकट्ठा होता रहता है। जब वो बाद में उस जगह पे आते हैं तो वो भी वही उसी तरह का बिहेव करते हैं, क्योंकि उनके लिए वो आम चीज़ है। उन्हें पता है कि अगर दादी को ये रिस्पेक्ट दिया गया, नानी को दिया गया या चाचा चाची को दिया गया, तो ये अच्छे ही हैं और हमें इनके प्रति ऐसे ही रहना, ऐसे होता है। तो क्योंकि लड़की भी फिर लड़के के पेरेंट्स के लिए वैसी रहेगी, अगर लड़की के उधर पेरेंट्स का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, और लड़का भी लड़की के उधर के रिश्तों के लिए वैसे ही रहेगा। तो सेम चीज़ इसमें भी है कि अगर वो उस समाज से आते हैं तो उस चीज़ को ले लेते हैं, लेकिन अगर लड़का या लड़की उस तरह के बैकग्राउंड से नहीं है, उस तरह की फैमिलीज में उनका ये नहीं रहा, तो उस चीज़ को इन बातों को, बॉडी काउंट्स को, सेक्स जो तुम्हारे बात करते हैं कि इतना से रिलेशन रहे, वो इतनी सहजता से नहीं ले पाते हैं। और अगर इसे गलत और सही के नाप तौल में कहें तो मेरे ख्याल से एक आकर्षण होता है दो के बीच में, वो पहला आकर्षण हमारा शरीर से होता है, चेहरे से होता है, बॉडी से होता है, और वो आकर्षण बना रहे, वो भी रिश्ते को मजबूत करता है। वो अगर तुमने सारी किताब पढ़ ली, तो चाहे वो लड़के की किताब है चाहे लड़की की किताब है, अगर तुमने पूरी पढ़ ली है वो और 10 बार पढ़ ली और अलग अलग पढ़ लिए, तो तुम्हारे वो जो तुम्हारे जो आकर्षण है ना उन किताबों को पढ़ने का, वो ख़त्म हो जाएगा। तो किताब, लड़का लड़की खैर किताब नहीं है, लेकिन अगर तुम इतना ज़्यादा जान गए हो चीज़ों के बारे में, जो प्रकृति के एक रहस्य है उनको तुम इतना ज़्यादा तुमने उनमें मास्टरी कर ली है, तो तुम्हारे वो रिलेशनशिप में उसका असर पड़ेगा। तो इसलिए अपने आप को अगर अच्छा रख सकते हो रिलेशनशिप के लिए, सिर्फ बॉडी काउंट्स मायने नहीं रखते हैं। एक कंपैटिबिलिटी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है, लेकिन वो भी इतना कम मायने, वो भी चल जाएगा अगर तुम्हारी बाकी बुनियाद बहुत अच्छी है, जो अभी तक बातें हुई हैं। जी 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 जी। मैम, आजकल के युवाओं को आप क्या सुझाव देना चाहेंगी कि वो एक हेल्दी रिलेशनशिप में रहें, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, या जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है? तो आप, क्योंकि उपन्यास आप इन्हीं रिलेशनशिप के ऊपर ही लिखती हैं और आप बहुत ही अच्छे से डिफ्रेंशिएट करती हैं, चाहे वो जेंजीज हैं चाहे वो उस एज के हैं, है ना? तो आप क्या सुझाव देना चाहेंगी मैम? मेरा अपना जो सुझाव है वो तो ये है कि जिस तरह के आप करियर में और जो अपने कार्यस्थल पे लोगों के साथ न चाहते हुए भी रिस्पेक्ट करते हो, न चाहते हुए भी मेहनत करते हो, न चाहते हुए भी टाइम देते हो, न चाहते हुए भी दिखावे की एक ईमानदारी दिखाते हो, न चाहते हुए भी स्पेस देते हो, ना चाहते हुए भी। अच्छा अच्छा, नहीं चाहते। कई बार तुम नहीं भी चाहते हो, फिर भी तुम जानते हो कि ये गलत कर रहा है, करने दो। गलत मतलब वो गलत कई तरह से हो सकता है, पर तुम उसके साथ एक रिलेशन मेंटेन करके रखते हो। भाई कोई बदमाश भी होता है, कोई घूसखोर होता है, कोई कुछ होता है, लेकिन तुम अपना एक रिश्ता तुम नहीं कर रहे हो, लेकिन तुम एक रिश्ता कार्यस्थल में कितनी चीज़ों को तुम एडजस्ट करते हो कि नहीं? घर में आके डिस्कस करते हो, लेकिन वहाँ तुम एडजस्ट करते हो। तो जब उन लोगों के साथ कर सकते हो, तुम
किसी कोई भी तुम्हें मिल गया जान पहचान का, या तुम्हें कोई तुम्हारा पड़ोसी है, कोई तुम्हारा कुछ भी, तुम उसके साथ, तुम्हारा कितना भी खराब है मन में, तुम अच्छा ही बोलते हो, तारीफ करते हो। ये चीज़ें घर वालों के साथ क्यों भूल जाते हो, जो तुम्हारे लिए हैं, जो जो तुम्हारा अच्छा चाहते हैं। क्योंकि रिस्पेक्ट के साथ एक प्रशंसा भी एक भाव बहुत ज़रूरी है। अगर एक दूसरे की तारीफ करना नहीं आता है तो वहाँ भी रिश्ता खराब होता है। तो जो वाकई जो क्वालिटीज़ हैं, मैं अपनी मदर इन लॉ की बात बार बार ले आती हूँ। मेरी मदर इन लॉ की 6 बहुएँ हैं और 6 के साथ, और आपका कौन सा है मैम, आप किस मैं नंबर? तीसरे नंबर की हूँ। अच्छा। तो 6 के साथ एक बढ़िया रिलेशनशिप मेंटेन करना, और 6 का भी आपस में अच्छा, बहुत एक अच्छी बढ़िया रिश्ता मेंटेन करना। बहुत बड़ी बात। और मेरी इकलौती सिस्टर इन लॉ है जिसका अपनी 6 भाभीयों के साथ इतना ही बढ़िया रिश्ता है, क्योंकि उन्हीं माँ की बेटी है ना, तो उसको वो चीज़ आती है। तो नेचुरली इसमें प्यार से ज़्यादा तुम्हारी जो एक वो है ना, नीति काम करती है कि तुम्हें किस तरह से इस रिश्ते को डेवलप करना है। अगर मैं राइटर हूँ तो मेरी मदर इन लॉ मुझसे राइटिंग के बारे में बात करती थी, बहुत खुश होती थी, हमेशा मुझे इनकरेज किया, नहीं तुमने अभी लिखना शुरू नहीं किया। तो उन्हें पता था इसको इसी तरह की चीज़ें पसंद आती हैं, कुछ पढ़ा हुआ, कुछ पढ़ाई वाली, कुछ मतलब थोड़ा घरेलू बातें कम पसंद आती हैं। जिसके जो जॉब कर रहा है, मेरे यहाँ 2 टीचर रहे हैं, 2 मेरी देवरानी भी और मेरी बड़ी जेठानी भी। तो उनके बारे में, उनके जो स्कूल में क्या चल रहा है, उनसे वैसे जिसको जो पसंद था, जिसकी जो चाबी थी वो उस चाबी से उसको खोलती थी। आज मेरी मदर इन लॉ नहीं है, लेकिन हम सब अगर उनके बारे में इतनी अच्छी बातें करते हैं आपस में, तो उनमें बहुत बड़ी क्वालिटी थी। और मैंने उनको उम्र के साथ और ज़्यादा समझा उनकी पर्सनालिटी को, और कहीं ना कहीं वो हम सब के अंदर आई। हो सकता है वही आपकी प्रेरणा रही हो, जो आप हाँ, इतने अच्छे उपन्यास लिखती हैं मैम। हाँ, उनकी जो आदतें थी, कई बार ऐसे होता है कि हमें सामने वाले की जो उसने हमारे साथ जो जैसा किया है, बिहेव जिस तरह का रहा बिहेवियर, हमें नहीं अच्छा लग रहा। मेरे तो एकदम दिमाग में आता है, अगर मेरी सास जी होती, मेरी मदर इन लॉ होती, माँ जी होती, तो इस चीज़ को कैसे हैंडल करती, इस बात को कैसे हैंडल करती। और मेरे दिमाग में तुरंत आ जाता है कि वो क्या बोलती, और मैं वैसा करती हूँ। तो वो एक, जैसे कहते हैं ना, एक संस्था थी पूरी, उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता था। मैं तो कहती हूँ सदियों में एक ऐसा इंसान जन्म लेता है, क्योंकि इतना आसान नहीं है। अब हम सोचते हैं कि इतना आसान नहीं था उनके लिए, कितनी चीज़ें उन्होंने समाई होंगी, कितना कैसे उन्होंने मुट्ठी में अपनी फैमिली रखी होगी। 7 भाई बहन है मेरे हस्बैंड, क्योंकि मैं बहुत छोटी फैमिली से हूँ। मैं तो एक ही बहन हूँ, एक भाई है मेरा। तो वो जो कहते हैं ना रिश्तों का गणित, वो हमने उनसे सीखा। तो ये आजकल की जो आप जो मैसेज देना चाहती हैं, वो आपकी फैमिली ही एक आइडियल है, एक मिसाल है सचमुच एक अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप के लिए। वो शायद आपकी हर लेखनी में वो डिपिक्ट करता है। हाँ, तो कहीं ना कहीं वो एनवायरनमेंट जो है आपका, क्योंकि वो जो सकारात्मकता आई ना लाइफ में कि हर रिश्ता अच्छा मिला, बिल्कुल, इसीलिए ही वो तो पॉजिटिविटी वो चीज़ आती है। और कितनी भी परेशानियों से गुजर जाएं, परेशानी हाथों में रखते हैं, लेकिन उसको अपने दिल दिमाग, अपनी भावनाओं पे नहीं आने देते। तो वो चीज़ हमने उनसे बहुत कुछ सीखा, और मैं हमेशा उनको याद करती हूँ, क्योंकि जब मेरी कोई कहानी छपती थी, वो मुझे 100 रुपये इनाम देती थी उस टाइम पे। फिर कहती थी ये मेरी खुशी है। तो एक उस टाइम ज़माने में मेरी 81 में शादी हुई थी। एक बहू की खुशी सास को अपनी सफलता, अपनी खुशी लग रही है, ये बहुत बड़ी बात। बहुत अच्छी बात है मैम, बहुत अच्छी बात है। यही चीज़ मैं बोलना चाहूँगी आजकल के बच्चों को कि रिलेशनशिप तो जैसे पैसा कमाने में मुश्किल होती है ना, पैसा और प्यार सरलता से नहीं मिलता, दोनों के लिए मेहनत करनी पड़ती है। प्यार किसी भी रिश्ते में, और पैसा ये तो इन्वेस्टमेंट है। आज तुम लगाओगे, कल तुम्हें मिलेगा। तो ये इन्वेस्ट करने से भागना नहीं चाहिए, अधिकार चाहिए तो जिम्मेदारियों से पलायन नहीं करना है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि अधिकार सारे मिल जाएं और कर्तव्य कुछ नहीं मिले।
अधिकार अगर इकलौते दुकलौते बच्चों को आज बहुत है, तो पीछे से जिम्मेदारियां भी उनकी ज़्यादा हैं, उनसे वो पलायन करना चाहते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। हर रिश्ते की वही बुनियाद है, आदर करो, तारीफ करो, ईमानदारी बरतो, विश्वास करो, एक दूसरे को दबाव नहीं, कंट्रोलिंग नेचर ना रहे, स्पेस दो। ये सब बुनियादी बातें हैं किसी भी रिश्ते में। जी जी जी, बहुत सही बात बोली मैम। रिश्ता हर खूबसूरत है ना, चाहे वो भाई बहन का रिश्ता है, बिल्कुल। चाहे माँ बेटी का रिश्ता है ना, या वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, तो रिलेशनशिप तो खुशनुमा होता ही है। और आप एक बहुत बड़ी और मिसाल मांगता हैं। है बिल्कुल मांगता है। तुम्हारा रिश्ता बिना शर्त बन सकता है, लेकिन निभता तो शर्तों के साथ ही है, और शर्तें यही सब हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सुधा मैम, मन तो नहीं कर रहा आपको छोड़ने का, और मन कर रहा है कि आपसे इसी बारे में हम लोग बातचीत करते रहें, और आशा करते हैं मैम कि हम नेक्स्ट टाइम आपको इनवाइट करेंगे और इन्हीं रिश्ते की जो उधेड़ बुन है उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे। और आप हमारे स्टूडियो में ज़रूर आएंगी मैम, और आपको तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आप आई हमारे स्टूडियो में और आप अपने इतने सुंदर सुंदर एक्सपीरियंसेस हमें बताएं। लेकिन मैम, पॉडकास्ट ख़त्म करने से पहले मैं आपके ये जो देख रही हूँ आप लेके आई हैं, थोड़ा सा इनके बारे में बताइए सारे आपके जो। ये तो मेरा नया उपन्यास है। अच्छा, ये है मन के चौहट्टे पर कौन सा बोनसाई। ये युवा वर्ग पे है। अच्छा। और इसमें सारे चीज़ें जो अभी डिस्कस हुई हैं, वो एक्चुअली इसमें लेखक नहीं है, सिर्फ पात्र हैं जो एक दूसरे को बोल रहे हैं, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि क्या सोच है। ठीक है मैम। लड़की की लड़के की। ये मेरा एक पुराना संग्रह है, मैं नए वाले नहीं लेके आई हूँ। थोड़ा दूर थोड़ा इसमें पास। सारे रिलेशनशिप है घर के, परिवार के। इसमें और स्त्रियां वो हैं जो सिर्फ घरेलू नहीं है, कहीं कहीं तो सास बहू दोनों कामकाजी हैं, कहीं माँ बेटी कामकाजी हैं, ननद भाभी कामकाजी हैं। तो ऐसी महिलाएं नहीं हैं जिनका अपनी पहचान नहीं है, और उसके बाद फिर रिलेशनशिप मेंटेन करना, ये रिश्तों पे ही है। इसमें सब कहानियां ये बहुत ऐसी ज़रूरी है हैं। हमारे दर्शकों को बताना हाँ, मैम। ये बहुत और अच्छे आपने उपन्यास लिखे हुए हैं। ये मनस्विनी, ये मेरा मैम का। उपन्यास है, जो एक नायिका का संघर्ष है, रियल स्टोरी है वैसे ये। तो ये फर्स्ट से अर्श तक पहुंचने की, अच्छा, एक जिजीविषा जो लड़की के अंदर थी और उसने वहां तक पहुंच के दिखाया, ये उस पे बेस्ड है। और एक गली आगे मुड़ती है, इसमें जो शीर्षक कहानी है, ये इसमें लिव इन है, इसमें शादी है, और इसमें शादी के लिए एक लड़की है जो रिश्ते देख रही है, और वही लड़का कहीं दूसरे शहर में है, उसे जॉब छोड़ना है, तो कश्मकश है। तो 3 फ्रेंड्स हैं, जो ये गली आगे मुड़ती है। तो जब लिव इन टूटता है ना, तब वो जो शादी की उस पे है, जो लड़की स्टेज पे कि भाई हमें शादी में हाँ बोलूँ या नहीं बोलूँ, वो तब महसूस करती है कि जो शादी कर चुकी है वो लड़की, उसका एक बच्चा भी है, वो सही है या ये लिव इन सही है, वो सोचती है और शादी के लिए हाँ बोलती है। ये बहुत तो ज़रूरी सिर्फ है सिचुएशंस के लिए, ये बहुत ज़रूरी है आई थिंक वाला जो है उपन्यास पढ़ने का। हाँ, और मैम ये सिचुएशन है। और एक मन ऐसा भी, अच्छा, ये एक मन ऐसा जो इसकी शीर्षक कहानी है, ये जैसे एक थोड़ा हस्बैंड पैरालिटिक अटैक हुआ है उसे, वो व्हील चेयर पे है, और लड़की है, वाइफ है, जो उससे काफ़ी थोड़ी छोटी भी है, और वो उसकी बहुत देखभाल करती है। तो इसमें जो अभी आपने कंपैटिबिलिटी की बात करी, जो सेक्स की बात करी, वो चीज़ में आती है कि लड़की जो है ना, अब वो इतनी उम्र नहीं है, हस्बैंड उस पर आ गया व्हील चेयर पे, तो वो नहीं है कुछ भी रिलेशन, लेकिन वो कहती है कि वो सब चीज़ें करती है, उसे किसी चीज़ से इनकार नहीं है, उसकी सेवा से, देखभाल से। तो बड़ी ये कहानी मेरी इंटरनेशनल लेवल पे जो प्रतियोगिता थी कहानी की, उसमें सेकंड आई थी, जो शीर्षक कहानी है इसकी। अच्छा। एक मन ऐसा भी। जी। तो वो सोच रही है कि उसे किसी चीज़ से इनकार तो नहीं है, लेकिन इस तन के अंदर एक मन भी है जो नहीं मानता इन सामाजिक बैरियर्स जो भी हैं एक लड़की के लिए। तो एक मन ऐसा भी तो है जो इस सब को लांचे भरना चाहता है, जो नहीं मानता इन रीति रिवाजों को, जो नहीं क्या पुरुष की स्त्री की ही इच्छाएं। मेरी उम्र अभी इतनी है, जो भी है 48 या 45 कितनी दिखा रखी मैंने, तो क्या स्त्री की इच्छाएं, मेरी उम्र अभी इतनी है और 60 भी हो तो क्या अच्छा। वो इच्छाएं खत्म हो जानी चाहिए, जबकि पुरुष की इच्छाएं 75 तक भी खत्म नहीं होती हैं।
तो एक मन ऐसा भी, अच्छा, बहुत सुंदर मैम। अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए भी हम्म। एक मन ऐसा है जो ये सब बहुत कुलाचे बढ़िया। भरना चाहता है। हम्म। तो वो है, ये तो समीक्षाओं की पुस्तक है जो मैंने अच्छा। बड़े बड़े राइटर्स पे अच्छा, ये उनकी आपके किसी से कृतियों पे लिखा है। लिखी हुई है। अच्छा। एक बुकर पुरस्कार से सम्मानित बहुत रेत सुंदर। समाधि गीतांजलि श्री की, उसकी पहली समीक्षा उनकी बहुत है। सुंदर तो मैम। ये सब है। और ये सब मैं पुरानी वाली लाई हूँ, नई वाले संग्रह मैंने एक्चुअली अमर उजाला का जब हुआ था मैंने वहाँ डिस्कस कर लिया था, बहुत तो वो बहुत मैं नहीं लेके आई हूँ। बहुत प्राउड का विषय है मैम हमारे लिए भी कि आप हमारे स्टूडियो में इतनी बड़ी साहित्यकार हमारे आई हैं, और हम आशा करते हैं कि आप ऐसे ही नए नए साहित्य लिखती रहें और रिलेशनशिप के ऊपर इनफैक्ट जो नए नए टॉपिक्स हैं उनको भी आप कवर करें मैम, बिल्कुल है बिल्कुल। ना। तो थैंक यू सो मच मैम। हाँ, थैंक यू दीप्ति जी, मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपका ये स्टूडियो मुझे यहाँ आकर तो बहुत ही अच्छा लगा। थैंक और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारी शुभकामनाएं आपका खूब बढ़े, यू और मैम, थैंक यू सो बहुत मच मैम, बहुत थैंक कुछ यू करने थैंक लाइफ यू। में। धन्यवाद। दर्शकों से यही कहना चाहूँगी कि बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट को पूरा देखने के लिए, और आपसे आशा करते हैं कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। आपका सहयोग की हमें बहुत ही आवश्यकता है। आपके सहयोग से ही हम लोग ऐसे ही इंटरेस्टिंग गेस्ट को अपने स्टूडियो में इनवाइट करते हैं और आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। अब हम ऐसे ही गेस्ट से नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।